हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। बच्चों आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो, उसके आगे का पोर्शन है, उसके आगे का टॉपिक है, ठीक। इससे पहले के टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम है या फिर एक ऐसा एटम का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है, जो कि क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। मतलब कि ऐसा भी कह सकते हैं इनको कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे एटम होते हैं जो जिनसे हमें किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी का पता चलता है। तो ऐसे एटम को जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को बताते हैं, रासायनिक गुणों को बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह जो है उनको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हिंदी में दे रखा है कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, तो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो कि किसी भी यौगिक को क्रियाशील बनाता है और इसके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो भी किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों को बताता है, जब हमें किसी भी यौगिक के बारे में पता चलता है, उसके गुणों के बारे में पता चलता है, उस परमाणु को हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह जो है कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मैंने कि हाइड्रोकार्बन बना दिया, इसका नाम है प्रोपेन। यहाँ पर 3 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। 3 कार्बन से प्रोप और सिंगल बॉन्ड से एन, तो क्या बन गया ये प्रोपेन जो है बन जाता है, ठीक है। अब इसमें हर जगह क्या लगे हुए, कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक। अब क्या होता है कि कार्बन को तो हम हटा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर कोई और एटम लगा दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया। तो जो पहले वाला कंपाउंड था हमारा, पहले वाला कंपाउंड कौन सा था हमारा, पहले वाला कंपाउंड था हमारा ये, एक मिनट मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक। एक और बना लेता हूँ इसी के साथ। देखिए जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि क्या है, जिसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन, इसका जो है हमारे पास नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी प्रोपेन के अंदर हाइड्रोजन की जगह कोई और सा एटम जो है लग जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक और, ठीक। जैसे कि ये बिल्कुल सेम है, इसी के जैसे ही है, ठीक है। तो क्या करा हमने यहाँ पर, अब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पर यहाँ पर कोई और एटम लगा दिया, जिसका नाम हमने दे दिया ब्रोमीन। हमने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक। सेम एक और हमने क्या लिया, कंपाउंड लिया, सेम यही वाला प्रोपेन ही लिया। यहाँ पर ये लगे हुए हैं सब जगह हाइड्रोजन, ठीक। सब जगह यहाँ पर क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की जगह इस तरफ यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ था और यहाँ पर हमने क्लोरीन को लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने क्लोरीन को लगा दिया। तो हमने क्या करा, हमने एक एटम को हटा के दूसरा एटम लगा दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया, दूसरा एटम लगा दिया। सबसे पहली बात क्या होगी कि इनका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है, इसका नाम यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाएगा यहाँ पर ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन जो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कोई और एटम लगाया जिसकी वजह से इनका नाम चेंज हो गया, साथ ही साथ क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोपेन की होगी वो प्रॉपर्टी ब्रोमोप्रोपेन की नहीं होगी और ना ही क्लोरोप्रोपेन की होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। अलग क्यों हो गई, क्योंकि हमने इनकी जगह अलग एटम लगा दिया। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब हाइड्रोजन को लगाकर इधर क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया है, और इधर क्या लग गया, यहाँ पर आकर के क्लोरीन लग गया। तो अलग अलग एटम लग गए हैं। अभी जो एटम लगे हैं अलग अलग, ये क्या करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे और अपने हिसाब से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, ठीक। और क्या होगा, तो हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगी, इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगी और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों में जो एटम लगा हुआ है वो अलग अलग लगा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें ब्रोमीन है और इसके अंदर क्लोरीन है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी केमिकल ब्रोमीन की प्रॉपर्टी से अलग होती है, वैसे ब्रोमीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन की प्रॉपर्टी से अलग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है। और ऐसे ही ग्रुप, ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई ऐसा एटम है या एटम का ग्रुप है जो कि क्या करता है, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है,
जिससे हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का पता चलता है, रासायनिक गुणों का पता चलता है, उन्हीं परमाणुओं को, उन्हीं एटम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अगर इसकी ब्रोमीन लगाने से यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ये क्या बन जाएगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। वैसे ही अगर हमने यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा दिया तो अब क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो इस एटम की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अब मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे एटम होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी। ठीक है, तो यही है, इसी तरीके से हमें कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़ने 6-7 के करीब है हमारी किताब के अंदर दिए हुए। ठीक, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ब्रोमीन और क्लोरीन लगा करके बताया था, उनको हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं उनको हम, हेलोजन, हेलो के नाम से उन्हें बताया जाता है। तो क्लोरीन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्लोरो और ब्रोमीन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रोमो। ठीक है, और इनके लिए हम Cl और Br तो इनका जो है सिंबल है ही। ठीक है, वैसे ये क्या होता है, हमारे पास में हेलोजन होते हैं कौन से हैं, जैसे कि आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये हमारे पास में हेलोजन होते हैं। हमारे किताब के अंदर सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, तो हमें इन 2 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल, तीसरा आता है एल्डिहाइड, चौथा है कीटोन और 5वां है कार्बोक्सिलिक एसिड। इन 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या लगाया था हमने, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया था और यहाँ पर क्या लगा दिया था, क्लोरीन लगा दिया था, तो इसका नाम पड़ गया ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम पड़ गया था क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, वैसे ही अगर हमें क्या लगाना हो, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अल्कोहल ग्रुप को जोड़ना हो, किसको जोड़ना हो, अल्कोहल ग्रुप को, तो हम क्या करेंगे, उस कार्बन कंपाउंड के अंदर OH को जोड़ देंगे। वैसे अगर हमें एल्डिहाइड को लगाना है तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर C डबल बॉन्ड OH को इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, वैसे अगर हमें कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। वैसे अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है तो क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट वाले कार्बन पर ऑक्सीजन और उसके साथ में हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं एक एक बार सबको बना करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले कंपाउंड को बना लेता हूँ, ब्यूटेन को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको सब जगह हाइड्रोजन से, मैं सब जगह हाइड्रोजन को लगा देता हूँ इसमें, और यहाँ पर भी सब जगह ये हाइड्रोजन लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अल्कोहल ग्रुप को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, मुझे अल्कोहल ग्रुप को जोड़ना है। तो जैसे मैंने हेलोजन के लिए ब्रोमीन और क्लोरीन का इस्तेमाल करा था, वैसे अब मैं अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, OH का इस्तेमाल करूंगा। और मैं OH कहाँ पर लगाऊंगा, वो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, लास्ट वाले कार्बन पर, हाइड्रोजन पर मैंने क्या कर दिया, OH को यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इससे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा जो है ग्रुप लगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, OH लगा हुआ है तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्कोहल ग्रुप से। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 2 3 4 क्या है, ब्यूटेन है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, OH के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल। अब उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसका वर्ड का इस्तेमाल होगा ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किसका, ऑल का। ठीक, वैसे ही एल्डिहाइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल का, वहां पर OL है, यहाँ पर AL है। ठीक है, वैसे कीटोन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओन का, ONE, ओन, वन नहीं है, ओन है। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स का इस्तेमाल होता है, ये सफिक्स का इस्तेमाल होता है ओइक एसिड, इसका इस्तेमाल होता है ओइक एसिड सफिक्स का जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दोनों क्या थे, ये दोनों प्रीफिक्स थे, इसलिए इनका नाम पहले आ रहा था, क्लोरो ब्रोमो। ठीक, अब ये क्या है, ये सब सफिक्स है हमारे पास में, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास में सफिक्स है, इनका नाम बाद में आएगा। ये क्या था, ये थे हमारे पास में प्रीफिक्स जो कि पहले आ रहे थे, ये थे अनुलग्न, नहीं ये थे पूर्वलग्न, ये थे पूर्वलग्न और ये है अनुलग्न, ये है हमारे पास में अनुलग्न। ये नाम में बाद में जोड़ेंगे, ये पहले जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था, ब्यूटेनो। अब यहाँ पे OH लगा हुआ, OH के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, ऑल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल का, ये रहा ऑल। OH लगा हुआ है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सफिक्स का, ऑल का। अब इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया ब्यूटेनॉल। क्या नाम पड़ गया इसका, ब्यूटेनॉल। वैसे अगर हमें नाम दे दिया जाए कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, पेंटेनॉल का, किसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं। कार्बन कहाँ से पता चलेगा हमें, यहाँ हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक्स से पता चलता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने कार्बन है। पेंट के लिए कितने कार्बन होते हैं, 5, तो हम 5 कार्बन को इस तरीके से जो है लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा, पेंटेनॉल है। ठीक, तो सबके बीच में क्या होगा, डबल सिंगल बॉन्ड लगेगा क्योंकि पेंटेन है, AN है। ठीक, तो यहाँ पर सब जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, जो है सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से आकर के लग जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, ऑल है, OL है लास्ट में, सफिक्स क्या आ रहा है हमारे पास में, OL आ रहा है, तो लास्ट वाले कार्बन पर हम क्या करेंगे, OH को इस तरीके से जोड़ देंगे और बाकी सब जगह क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन को लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट। एक 2 3 4 5, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है किसका, हेप्टेनॉल का बनाना है। क्या करना है हमें, हेप्टेनॉल का बनाना है। किसका बनाना है हमको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, हेप्टेनॉल का। अगर हमें हेप्टेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पता होना चाहिए कितने कार्बन लेंगे। तो हमारे पास में हेप्ट, तो हेप्ट के लिए कार्बन आते हैं 7, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 7 कार्बन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैं इनको साइड में कर देता हूँ। हेप्टेनॉल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 7 कार्बन, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन ये हो गए। ठीक है, अब सबके जगह पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे। लास्ट में हमारे पास में सफिक्स आ रहा OL, OL के लिए हम लगाते हैं क्या, OH, तो लास्ट वाले कार्बन पर हम OH लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेप्टेनॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर जो मैंने खाली जगह छोड़ी इन सब में हाइड्रोजन जो है लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास में एल्डिहाइड। दूसरा आता है हमारे पास में कौन सा, एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड में क्या होता है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, कि लास्ट वाले कार्बन पर क्या हो रहा होगा, लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O और H जुड़ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से वो लास्ट वाला कार्बन जो है हो रहा होगा। क्या, जैसे कि हमारे पास में कोई कार्बन चेन दे दी, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन दे दी हमें, सब जगह यहाँ पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर सब जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, अब लास्ट वाले कार्बन पर क्या हुआ है, लास्ट वाले कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में क्या जोड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। या तो इस तरफ जोड़ा हुआ है या नीचे की तरफ, कहीं पर भी जोड़ लो इसको, हाइड्रोजन को। और लास्ट वाले कार्बन पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सब जगह यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H है। तो यहाँ से हमें लास्ट वाले कार्बन से पता चल जाएगा डबल बॉन्ड O और H है, तो ये कौन से ग्रुप से होगा, ये कार्बोक्स, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से होगा। किससे होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप से होगा। और अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप से होगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब क्या है, OH है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो क्या बन जाएगा, आल, AL। एल्कोहल वाले में OL लगाया था, इसमें लग जाएगा हमारा AL, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल इसका जो है नाम पड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेनल हो जाएगा। वैसे अगर हमें बनाना है किसका, हेक्सेनल का, किसका हमें बनाना है, हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना। तो हेक्सेनल के लिए हम क्या करेंगे, हेक्सेनल के हम करेंगे पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें कितने कार्बन लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कितने कार्बन लगाने, तो कार्बन कितने, हेक्स, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो छठे पर आ रहा है हेक्स, तो हम क्या करेंगे 6 कार्बन लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके 6 कार्बन ले लेंगे। इनको सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे क्योंकि क्या लिखा हुआ एन है। ठीक, और यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन हमारा इस तरीके से सब जगह यहाँ पर जो है लग जाएगा। इन्होंने लास्ट में हमारा सफिक्स आ रहा है AL आ रहा है, अल, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ देंगे और लास्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये किसका बन जाएगा, हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, आपको बनाना है किसका, पेंटेनल का। पेंटेनल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है और साथ में आपको किसका बनाना है, प्रोपेनल का। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर जो है आपको बनाना है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारे पास में कौन सा आता है, अगला हमारे पास में आता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, जो बीच वाला कार्बन होता है, इनमें तो हम दोनों में लास्ट वाले कार्बन की बात चल रही थी, इसमें होता है जो बीच वाला कार्बन, कीटोन में जो बीच वाला कार्बन होता है उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, कीटोन में क्या होता है, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 3 कार्बन से, क्योंकि अगर हम 2 कार्बन ले लेंगे इस तरीके से तो इसमें कौन से कार्बन पर लगाएं पता ही नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और इधर भी क्या होगा, सब जगह हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कीटोन है या एल्डिहाइड है, तो इसको गिन देते हैं हम किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। उसका नाम पड़ जाता है इथेनल। इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाएगा आपका इथेनल। ये कीटोन ग्रुप से नहीं होगा, ये किससे होगा, ये होगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से। ठीक है, हमें कीटोन ग्रुप से अगर बनाना है तो कीटोन ग्रुप से जो शुरुआत होती है वो 3 कार्बन से शुरुआत होती है। ठीक, तो कितने कार्बन लेने पड़ते हैं, 3 कार्बन, क्योंकि बीच में कार्बन तीसरे से ही मिल सकता है, ना पहले से ना दूसरे से। ठीक, कीटोन ग्रुप से तो क्या होगा, बीच वाले कार्बन पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे और बाकी सब कार्बनों को हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी जो होगी इसको फिल कर देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाता है हमारा 1 2 3 4 के पूरे हो गए। ठीक, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में, कीटोन का बन जाता है। ठीक, वैसे अगर ये किसका बन गया, नाम क्या हो जाता है इसका नाम हो जाएगा, आपको देखने कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोप,
सिंगल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। अब बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लगी है बीच में, तो कीटोन ग्रुप से होगा। कीटोन के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ओन, तो ONE, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? प्रोपेनोन जो इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे एक और बना करके देखते हैं, ठीक, एक और को हम बना करके देखते हैं। जैसे कि हमें बनाना है किसका? पेंटेनोन का बनाना है। किसका? पेंटेनोन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए हमें? पेंट मतलब कि 5 कार्बन चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन लगा दिए। अब सब सारे कार्बन को किससे जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड से, इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक। अब क्या है हमारे पास? सफिक्स क्या है? ऑन है, क्योंकि एन था, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, अब सफिक्स बचता हमारे पास में ऑन। तो क्या करेंगे? लास्ट वाले कार्बन को छोड़कर कहीं पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम लगा देंगे, है ना, 20 वाले कार्बन पर लगा दिया। बस लास्ट वाले कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए अगर आप कीटोन का बना रहे हो तो, ठीक है। बाकी क्या करो? बाकी सारे कार्बन को हाइड्रोजन से फिल कर दो इस तरीके से, ठीक। तो हमारे पास में किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? ये पेंटेनोन का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक है। वैसे एक और बना के देख लेते हैं, एक और बना के देख लेते हैं। किसका? एक और बना के देख लेते हैं हम, किसका? हेक्सेन का, हेक्सेनन तो बना के देखते हैं हेक्सेन का। हेक्सेन में कितना आएंगे? 6 कार्बन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस तरीके से हेक्स हो गया। अब एन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सबके बीच में इस तरीके से क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड जो है लगा दो, ठीक। उसके बाद हमारा सफिक्स क्या दे रखा? ऑन, तो ऑन के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। मैंने इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लगा दिया, अब बाकी सब जगह हाइड्रोजन से फिल कर दो, ठीक है। बाकी सब जगह क्या होगा? हाइड्रोजन से इनको जो है फिल कर देंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन को फिल कर देंगे इस तरीके से, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये हेक्सेनन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। आपको बनाना है किस का बनाना है? आपको बनाना है स्ट्रक्चर ब्यूटेनोन का, घर पे बैठ के, ठीक है। और आपको बनाना है किसका? ब्यूटेनोन का हो गया। हेप्टेनोन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये दो आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, किसके? हेप्टेनोन और ब्यूटेनोन। और जो एल्डिहाइड के बताए थे उनके बनाने हैं, ठीक। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो चुका है, ठीक। एल्डिहाइड हो चुका है, कीटोन भी हो गया। अगला बचता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा? लास्ट वाले कार्बन पर क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि हमको कोई कंपाउंड दे दिया, कौन सा? इस तरीके से दे दिया, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, और उस पर क्या था? हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन और फिर ये ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बॉन्ड इसके फिल हो गए, हमें इस तरीके से दे दिया। तुम लास्ट वाले कार्बन पर देखेंगे क्या है? डबल ऑक्सीजन है ना, OH डबल OH, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कितने कार्बन है हमारे पास? हमारे पास कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एथ, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड है तो N, अब क्या है? डबल OH है, ठीक। तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सफिक्स ओइक का, तो इथेनोइक एसिड जो है ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इथेनोइक एसिड इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, और हम बना करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता हो, हमारे पास नाम आ जाता है किसका बनाने के लिए? प्रोपेनोइक एसिड का बना लेते हैं। किसका बनाना है हमें? प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो है प्रोपेनोइक एसिड का जो हमें स्ट्रक्चर बनाना, तो सबसे पहले क्या देखना? कितने कार्बन है? प्रोप 3 कार्बन है, तो 1 2 3। एन है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ओइक एसिड के लिए क्या करते हैं? लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसका दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ये हो गया। बाकी सारे हाइड्रोजन से फिल कर देंगे हम, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? ये बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरीके से बनाना है, ठीक। चलिए फिर एक और देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं। अगला बना लेते हैं हम किसका? प्रोपेनोइक हो गया। अब पेंटेनोइक एसिड का बना लेते हैं। पेंटेनोइक एसिड का कितने कार्बन है हमारे पास? पेंट यानी 5 कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3
4 5, अब उसमें क्या है एन है, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। अब आगे हमें क्या दे रखा है सफिक्स ओइक एसिड है, ओइक एसिड है तो क्या करेंगे लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे इस तरीके से, और फिर O और H इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। अब बाकी कार्बन को हाइड्रोजन से इस तरीके से कंप्लीट जो है कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड जो है इस तरीके से हमारा बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड जो है हमारा बन जाएगा, ठीक है। वैसे आपको बनाना है किसका, आपको बनाना मिथेनोइक एसिड, आपको किसका बनाना है, आपको बनाना है मिथेनोइक एसिड, और आपको बनाना है किसका ब्यूटेनोइक एसिड, और हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। ये 3 आपको जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने किस किस के बताया आपको, ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए, ठीक है, और अल्कोहल के ही बता दिए हैं, एल्डिहाइड के, कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन सब के क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि किस कार्बन पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरीके से अटैच हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से इनको जो पहचाना जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इनके स्ट्रक्चर बनाने को आता है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ही बनाए थे, ये स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए आ जाते हैं काफी बार पेपर के अंदर, ठीक। तो ये इनकी प्रैक्टिस जो है आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, फिर जो है हमारा अगला जो आता है हमारा होमोलोगस सीरीज है, ठीक। अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसको हम हिंदी में समझाती श्रेणी वो कहते हैं, वो क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से तो उनके अंदर CH2 का डिफरेंस आता है, फॉर्मूले के हिसाब से उनके अंदर CH2 का डिफरेंस आता है, और मास के हिसाब से 14U का डिफरेंस आता है। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, यानी कि समझाती श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है थोड़ी सी अलग है जो मैंने बात कही है उससे, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस होता है, मास के हिसाब से 14U का डिफरेंस होता है, और फॉर्मूले के हिसाब से CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कि कोई एक सीरीज है, एल्केन की मैं सीरीज लिख रहा हूँ, किसकी सीरीज लिख रहा हूँ मैं, एल्केन की एक सीरीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर एल्केन की सीरीज लिख रहा हूँ। तो एल्केन के पहले मेंबर का नाम क्या रहेगा, पहले मेंबर का नाम रहेगा मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या रहेगा CH4 जो इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे मैं अगर इसके दूसरे मेंबर का फॉर्मूला लिखूँ तो वो हो जाएगा C2H6, क्या हो जाएगा C2H6। वैसे इसके अगले मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, और इसके अगले मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, और इससे अगले का फॉर्मूला हो जाएगा C5H12, ठीक है। तो देखेंगे हम जो पिछला वाला है उससे अगले वाले से कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ कितने 5 है, 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन का। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 4 कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में भी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अगर देखें तो इनके बीच में भी क्या हो रहा है, यहाँ 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो यहाँ पर भी 1 कार्बन का डिफरेंस है, और यहाँ पर 8 कार्बन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। वैसे अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो यहाँ 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबके अंदर फॉर्मूले के हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो CH2 का डिफरेंस जो है फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है। अब इनका अगर मास निकाला जाए तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक। हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 + 2, 2 एकम 2, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 14। तो मास कितना आया इनका 14U। तो CH2 का मास कितना होता है 14U होता है। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो कंपाउंड की सीरीज है उसके अंदर मास के हिसाब से 14U का डिफरेंस आ रहा है और फॉर्मूले के हिसाब से CH2 का डिफरेंस आता है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी की भी आपको पेपर में लिखने को आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी एल्केन की लिखी थी, अगर एल्कीन की लिखने को भी आ सकती है, जैसे कि एल्कीन की कैसे लिखेंगे हम, एल्कीन के पहले मेंबर का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक, और इसके दूसरा मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C3H6, इसके तीसरे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, चौथे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10, छठे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12, ठीक है, सातवें का हो जाएगा C7H14।
तो इसमें भी देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा इन दोनों का, अगर निकालो तो यहाँ 7 कार्बन इधर 6 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है, या 14 का हाइड्रोजन या 12 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो अभी भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब CH2 है तो मास कितना रहेगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ठीक, कितना आ जाएगा टोटल 14U। तो मास के हिसाब से तो 14U का डिफरेंस आ रहा है और फॉर्मूला के हिसाब से CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी क्या, ये भी एक जो है होमोलोगस सीरीज है। ये किसकी होमोलोगस सीरीज है, ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। किसकी सीरीज है ये जो है एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, ठीक। वैसे ही किसी की भी आ सकती है, ठीक, जैसे कि अगर हम यहाँ पर किसकी लिखना चाहें, तो जैसे अगर हमें अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज लिखनी है, ठीक है, किसकी होमोलोगस सीरीज लिखनी है, अगर हमको मान लीजिए किसकी आती है, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज लिखने को आती है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो अल्कोहल के पहले मेंबर का फॉर्मूला रहता है CH3OH, ठीक है, ठीक। इसके दूसरे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। इसके तीसरे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C3H7OH। इसके चौथे मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C4H9OH, ठीक है। इसके पांचवें मेंबर का फॉर्मूला हो जाएगा C5H11OH, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, OH है अल्कोहल की, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, तो एक ही कार्बन है, यहाँ 11 हाइड्रोजन, यहाँ 9 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अगर CH2 है तो मास कितना रहेगा, 14U रहेगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है और मास के हिसाब से 14U का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी क्या, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। किसकी होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। तो ये पेपर में लिखने को आ जाती है, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप की हमको होमोलोगस सीरीज लिखने को दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 3 की लिख के बता दी, एल्केन की, एल्कीन की और जो है अल्कोहल की। एल्काइन की किस तरीके से लिखेंगे वो आपको लिखनी है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है कि एल्काइन की होमोलोगस सीरीज किस तरीके से बनेगी, वो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। डेफिनेशन थी कि सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इन्होंने कहा कि एक ऐसी सीरीज है, क्या है, एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जिनके अंदर जो है एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि बार बार हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बार बार हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, उसकी जगह पर खुद लगता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज जो है कहते हैं। जैसे कि हमने अभी अल्कोहल वाले में देखा था, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा था हमने कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है। सब में क्या हो रहा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है और एक सीरीज बना दी कंपाउंड्स की। तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, ये एक होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, यानी कि ये एक जो है समजातीय श्रेणी जो है ये कहलाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला मतलब सीरीज है, कैसी चेन जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। मतलब कि क्या है, हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी चेन है, एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर क्या होता है, कोई एक ही प्रकार्यात्मक समूह है जो कि बार बार हाइड्रोजन को हटा रहा है, बार बार हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, ठीक है। उसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, उसी श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी जो है कहेंगे, ठीक है। ये भी आ जाता है पेपर में, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। किसी भी एक मेंबर की, किसी भी एक फैमिली ग्रुप की जो है लिखने को आ जाती है, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप की जो है होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी जो लिखने को आ जाती है, ठीक। फिर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली जाती है, काफी बार इसकी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो वही है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारे मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जितने भी मेंबर रहेंगे होमोलोगस सीरीज के, उन सबका जनरल फॉर्मूला कैसा रहता है, सेम ही रहता है। उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो कैसा रहता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे उन सभी को एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगला आता है मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2 एंड 14U ऑफ मास, यानी कि जो मेंबर्स रहेंगे उनके बीच में डिफरेंस रहेगा CH2 का और 14 यूनिट का मास का डिफरेंस उनके बीच में रहेगा। फॉर्मूला के हिसाब से CH2 का डिफरेंस रहेगा और जो है मास के हिसाब से 14U का जो है डिफरेंस उनके बीच में रहेगा, जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य होंगे। तो सदस्यों में CH2 तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। तो अंतर जो उनके सदस्य होते हैं उन सदस्यों में कितना सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से तो CH2 का डिफरेंस रहता है और मास के हिसाब से 14U का जो है डिफरेंस यानी अंतर जो है रहता है, ठीक। आगे दे रखा दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है पूरी एक सीरीज के अंदर, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है, लेकिन इनकी डिफरेंट हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। क्यों, क्योंकि
मॉलिक्यूल छोटा बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो सकती है। नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम ही है, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर कि ये समान रासायनिक गुण धर्म, लेकिन मतलब इनका क्या होता है, समान रासायनिक गुणधर्म होता है, लेकिन अलग अलग भौतिक गुणधर्म होता है। रासायनिक गुणधर्म समान रहेगा, भौतिक गुणधर्म अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आगे दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, वेरी करती है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, इसकी वजह से तो अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर जो है आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा होमोलोगस सीरीज का कंप्लीट हो गया। ठीक, आपको एल्काइन का बनाना है, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज किस तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा छोटा सा टॉपिक बचता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। मतलब कार्बन किस तरीके से रिएक्शन करता है। अब हम जो पढ़ेंगे कार्बन के रिएक्शन वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरीके से रिएक्शन कर सकता है, या फिर जो कार्बन के कंपाउंड्स है, जो कार्बन के यौगिक है, वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है कंबशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दहन। ठीक है, तो अगर हम किसी कार्बन का या किसी कार्बन कंपाउंड का कंबशन करेंगे, उसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, तो अगर हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में हीट और लाइट जो है काफी ज्यादा निकलती है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है जब हम किसी कार्बन का दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक, ये तो कार्बन है। अगर कोई कार्बन यौगिक हो यानी कोई कार्बन कंपाउंड हो, अगर उसको जलाया जाएगा तब भी क्या मिलेगा, तब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट जो है मिलेगी, यानी ऊष्मा और प्रकाश तब भी जो है मिलेगा। ठीक, तो चाहे कार्बन हो या कार्बन का कोई कंपाउंड हो, कार्बन का कोई यौगिक हो, अगर हम उसका दहन करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है एल्कोहल, ये भी क्या, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। अगर इसका भी अगर कंबशन करेंगे, इसको भी जलाएंगे अगर, तब भी क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर, हीट और लाइट जो है मिलेगी, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश फिर भी मिलेगा। ठीक, तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड को जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जो है मिलती है। ठीक, तो ये तो कंबशन वाली रिएक्शन। अगली हमारे पास में आती है ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो एल्कोहल होता है, यानी CH3CH2OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इसके अंदर जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम एल्कोहल को हीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। जब इसको हीट करा जाता है तब क्या होता है, जो एल्कोहल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर है कि एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्किलिन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कब, बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, उनका ऑक्सीडाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके से, या तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करें या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करें। ऊपर जो लिखा हुआ है KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और नीचे जो लिखा हुआ है K2Cr2O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों में से किसी एक की मदद से, किसी एक का इस्तेमाल करके जब हम अल्कोहल को गर्म करेंगे तो वो किसके अंदर बदल जाएगा, वो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो है वो बदल जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। अगली आती है हमारे पास में एडिशन रिएक्शन। अगली क्या आती है, एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनको बदल दिया जाता है किसके अंदर, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल दिया जाता है। मतलब कि उनको सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स के अंदर बदल दिया जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें किसी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जैसे कि कोई पैलेडियम हो गया या फिर कोई निकल हो गया, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, वो किसके अंदर बदल जाते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि पैलेडियम या फिर निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। मतलब कि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर हमने कोई उत्प्रेरक जैसे कि पैलेडियम या फिर कोई निकल है, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस के अंदर हमने उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है,
तो ये अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये ऐसे जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन की या तो स्पीड को कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ये खुद उसके अंदर रिएक्ट नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कम या ज्यादा, मतलब उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो वही है कि अगर हमने इसके अंदर निकल डाला है तो ये खुद रिएक्ट नहीं होगा, ये उस रिएक्शन को कम या ज्यादा कर देगा। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड को। तो अगर हमने उसके अंदर क्या डाला है, हाइड्रोजन डाला है, क्या डाला है हमने उसके अंदर हाइड्रोजन डाला, तो क्या होगा, निकल की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन डाला तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक, और वो बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड से क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से इसका एक बॉन्ड, इसका बॉन्ड फ्री होगा और एक इसका बॉन्ड फ्री होगा, तो दोनों हाइड्रोजन पर एक एक, दोनों बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन जो जाकर के लग जाएगा और क्या बन जाएगा, हमें सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन जो है, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जब कोई हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तब हम क्या करते हैं, कोई उत्प्रेरक है, कोई कैटालिस्ट है, जैसे कि निकल या फिर पैलेडियम, उसकी प्रेजेंस में उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड के अंदर बदल जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, संकलन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, तो अगला हमारे पास में आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कोई चीज सब्स्टिट्यूट करी जाएगी, प्रतिस्थापित करी जाएगी, हटाई जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि CH4 है, तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई एक एटम होगा जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर खुद लग जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर दे रखा है कि कोई कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर हमने क्या डाला है, क्लोरीन को डाला है, किसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप में हमने रिएक्शन करी कि कोई कार्बन कंपाउंड था, मीथेन था, उसके अंदर हमने क्या करिए, क्लोरीन गैस को डाल दिया धूप में, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन के एटम है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, CH4 था इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक, तो क्या होगा, इनका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और ये क्लोरीन इसकी जगह पर आकर के लग जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन होगा ये इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा, ये जो क्लोरीन होगा ये क्या होगा, ये इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा और वो जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे हमारे पास में क्या था, CH3, 1 2 3 बच रहे हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास में CH3 और Cl था ये, तो CH3Cl और साथ में क्या मिल गया, HCl कंपाउंड जो है मिल गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो क्लोरीन था उसने क्या करा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद लग गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिएक्शन होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरीन को क्या कर दिया हमने, हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड कर दिया। जैसे कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया किसको, क्लोरीन को, इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन के अंदर। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्या करेगा, क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन एटम को हटाता चला जाएगा, रिप्लेस करता चला जाएगा, 1 बाय 1 एक एक करके सारे हाइड्रोजन एटम को हटा देगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है कहते हैं। ठीक है, हिंदी में दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन होता है, हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। मतलब कि क्या करते हैं, क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड कराते हैं धूप में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और बहुत ही फास्ट रिएक्शन के अंदर। ठीक, तो क्या होता है, जो क्लोरीन का जो परमाणु है वो क्या करते हैं, एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि क्लोरीन क्या करती है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देती है और उनकी जगह पर खुद लग जाती है। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसी रिएक्शन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये CH4 ये कंपाउंड है, ठीक है, और उसके साथ में क्या डाल दिया हमने, क्लोरीन को डाल दिया, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 3 बचे, उस एक की जगह क्लोरीन लग गया। ठीक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 क्लोरीन थी, अब एक ही बच रही है, तो उसके साथ में क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। तो क्या करा, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटा दिया, अभी इसने एक को हटाया, फिर एक और को हटाएगी, फिर इस तरीके से क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को जो है हटा देते हैं। ठीक, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो कि हमें पढ़ने हैं, 2 ही पढ़ने हैं। पहला तो है हमारे पास में इथेनॉल और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक। तो इथेनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इथेनॉल क्या होता है, पहली बात इसकी पहली प्रॉपर्टी कि रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है, यानी कि कमरे के ताप पर कैसा रहता है, ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 156 केल्विन यानी 156 केल्विन रहता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 351, ठीक है। इसका जो गलनांक है, गलनांक होता है इसका 156 केल्विन और जो क्वथनांक होता है वो इसका 351 केल्विन जो है होता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है इसका वो क्या है, एल्कोहल है। मतलब कि जो इथेनॉल होता है उसको कॉमनली क्या बुलाते हैं हम, इथेनॉल को एल्कोहल बुलाया जाता है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये जो है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा, सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहते हैं हम, एल्कोहल कहते हैं, ठीक। आगे सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर घुल जाती है यानी जल में घुलनशील होती है। फिर उसके बाद आगे देखा, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी क्या हो सकता है, इसका नशा हो सकता है। यह बात यहाँ पर लिखी, मतलब अगर थोड़ा सा भी कंज्यूम करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में अगर इसकी कंज्यूम करते हैं इथेनॉल की, तो क्या हो सकता है, ड्रंकनेस हो सकता है, यानी कि नशा जो है हो सकता है। तो तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी क्या हो सकता है, नशा हो जाता है, ठीक। तो ये तो इसकी थी कुछ प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद आगे आता है आगे आता है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी जो पढ़ी थी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रिएक्शन वाला पार्ट देख लेते कि इथेनॉल किस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो अगर इथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें सोडियम इथोक्साइड देता है, ठीक। जैसे कि हमारे पास Na है, ठीक। अगर ये CH3CH2OH C2H5OH भी है, ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शन करवा दी जाती है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो वो हमें क्या देता है, सोडियम इथोक्साइड देता है। मतलब कि अगर हम इथेनॉल की, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम इथोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद अगला है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें इथेनॉल से अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, हाइड्रोकार्बन लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो इथेनॉल है, एल्कोहल है, उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कंपाउंड देता है डबल बॉन्ड वाला, यानी कि डबल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो हमको देता है, ठीक है। इसी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारे पास में कोई एल्कोहल है उसको अगर आप हीट कर दें किसके अंदर, H2SO4, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या होगा, हमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा और साथ में वाटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। अगला हमारा आता है इथेनोइक एसिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इथेनोइक अम्ल। ये पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये भी लिक्विड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है, ठीक है। जो इथेनोइक अम्ल होता है उसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन है और क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन जो उसका क्वथनांक होता है, ठीक। इसको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, यानी कि एसिटिक अम्ल जो है इसको कहा जाता है, कॉमन नेम है इसका, ठीक। फिर इसके बाद आ गया था सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर हम इसको पानी के अंदर मिला दें तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, विनेगर इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब एसिडिक एसिड को अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाता है, विनेगर बन जाता है। तो एसिडिक अम्ल के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। मतलब कि अगर एसिटिक अम्ल को अगर पानी में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सिरका यानी विनेगर जो है बन जाता है, ठीक। आगे है कि ये सर्दियों में जम जाता है, कितने टेम्परेचर पर, 16 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या होता है, जम जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम पड़ता है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर एसिड, यानी ग्लेशियर अम्ल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर, 16 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ये दे रखा है यहाँ पर कि ये ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में जम जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ता है, इसीलिए इसका ग्लेशियर अम्ल भी जो इसको कहते हैं, ठीक। आगे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाते हैं, तो यूज क्या किया जाता है इसका प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, यानी कि अचार को बचाने के रूप में एक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अचार जल्दी से खराब ना हो जाए तो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर जो है अचारों में जो है सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखा कि अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो था इसका इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल, यानी कि इथेनोइक अम्ल का कहाँ यूज किया जाता है। वैसे जो इथेनॉल होता है उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं दवाइयों वगैरह में भी जो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल का इस्तेमाल दवाइयों वगैरह के अंदर भी जो है किया जाता है। काफ़ी सारी जो कफ सिरप रहती है उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए फिर उसके बाद अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-3, 5-5 नंबर में काफी बार पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो एस्टरिफिकेशन क्या होती है, एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्कोहल है
जो अल्कोहल है इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी जाती है किसके साथ में, इथेनोइक एसिड के साथ में, तब क्या मिलता है हमको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है एस्टर। इसका क्या नाम होता है, एस्टर होता है। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम एस्टर। ठीक, तो कोई एसिड की प्रेजेंस में जब अल्कोहल को यानी इथेनॉल को मिलाया जाता है या फिर रिएक्ट करवाई जाती है किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, हमें कंपाउंड मिलता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOCH2CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला कि CH3COOC2H5। ठीक है, ये क्या, ये एस्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, वाटर जो रिलीज हो जाता है। तो इससे एस्टर बना, एस्टर बनने की रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है इसकी प्रॉपर्टीज, एस्टर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहली बात कि कैसा, ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, यानी कि इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, काफी मृदु होती है, काफी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, इसका इस्तेमाल करा जाता है परफ्यूम्स वगैरह बनाने में, यानी इत्र वगैरह बनाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था एस्टर की। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी, सैपोनिफिकेशन, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमें पिछली रिएक्शन के अंदर एस्टर बनाया था, ठीक है, उसी की रिएक्शन करवा दी जाती है किसके साथ में, बेस के साथ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है। तो क्या होता है, जब हम किसी एस्टर की बेस के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है, यानी C2H5OH मिलता है, इथेनॉल मिलता है। ठीक, और साथ में क्या मिलता है, सोडियम इथेनोएट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम इथेनोएट जो है मिलता है। ठीक, इसको सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, CH3COONA जो है मिलता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यानी साबुनीकरण अभिक्रिया को जो है कहते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल क्या करा जाता है, इसका इस्तेमाल सोप की प्रिपरेशन में किया जाता है, यानी साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे दे रखा है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम रिएक्शन करवा दें किसकी, एस्टर की कार्बोनेट के साथ में, या मतलब किसी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, कार्बोनेट के साथ में, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर इनकी रिएक्शन करवा दे तो क्या मिलता है। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, हमें एक ही चीज मिलती है। ठीक, क्या होता है कि अगर कोई इथेनोइक एसिड है उसकी अगर हम किसके साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, मेटल कार्बोनेट यानी किसी कार्बोनेट के साथ में, या फिर इथेनोइक एसिड की किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा दे, दोनों ही केस में हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है। वो क्या होता है, सोडियम एसीटेट हमको जो है मिलता है, और साथ में वाटर अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मतलब कि जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किसी कार्बोनेट के साथ में या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट होता है ये। ठीक है, तो क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी एस्टर की, सॉरी इसकी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। और इसी के साथ में जो है आपका टॉपिक जो चैप्टर जो ये खत्म हो जाता है। ठीक, मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।